जापानियों को ताज़ा मछलियां बहुत पसंद हैं, लेकिन जापान के करीब के पानियों में कई दहाइयों से बहुत सारी मछली नहीं पकड़ी जाती। लिहाजा जापानी आबादी को मछली खिलाने के लिए माहीगीर कश्तियां बड़ी होती गईं और पहले से कहीं ज्यादा दूर जाने लगी। माहीगीर जितना दूर गए, मछलियों को पकड़कर वापस लाने में उतना ही ज्यादा वक्त लगने लगा। इस तरह साहिल तक बासी मछली पहुंचने लगी। मछली ताज़ा नहीं थी और जापानियों को जायका पसंद नहीं था। इस मसले को हल करने के लिए फिशिंग कंपनियों ने अपनी कश्तियों पर फ्रीजर लगाए। वो मछली को पकड़कर समंदर में मुंजमद कर देते। फ्रीजर की वजह से कश्तियों को मजीद दूर जाने और ज्यादा देर तक समंदर में रहने का मौका मिला। ताहम जापानियों को मुंजमद मछली का जायका भी पसंद ना आया। मुंजमद मछली कम कीमत पर बिकती थी। अब माहीगीरी करने वाली कंपनियों ने अपनी कश्तियों में फिश टैंक लगाए। वो मछली को पकड़ लेते और टैंकों में भर कर ले आते। थोड़े वक्त के बाद मछलियां सुस्त हो जाती। वो जिंदा रहती लेकिन मदहोश हो जाती थीं। बदकिस्मती से जापानियों को अब भी इस मछली का जायका पसंद ना आया। क्योंकि मछली कई दिन तक हरकत नहीं करती थी, इसलिए ताज़ा मछली का जायका कायम ना रह पाता। इस तरह माहीगीरी की सनत को एक बहरान का सामना करना पड़ा, लेकिन अब इस बहरान पर काबू पा लिया गया है और वो इस मुल्क में एक अहम तरीन तिजारत बनकर उभरा है। जापानी फिशिंग कंपनियों ने इस मसले को कैसे हल किया, वो जापान में ताज़ा तरीन मछली कैसे हासिल करते हैं। मछली के जायके को ताज़ा रखने के लिए जापानी माहीगीरी की कंपनियों ने इस मछली को टैंकों में डाल दिया, लेकिन अब वो हर टैंक में एक छोटी सी शार्क को शामिल करते हैं। शार्क कुछ मछली खा जाती है, लेकिन ज्यादातर मछली इंतहाई रवां-दवां मुतहर्रिक हालत में आती है। मछली को शार्क से खतरा रहता है और इसी वजह से वो मुतहर्रिक रहती हैं और सेहतमंद हालत में मार्केट तक पहुंचती हैं। वो अच्छी कीमत पर फरोख्त होती हैं। खतरे का सामना उन्हें ताज़ा दम रखता है। इंसान का मामला भी मुख्तलिफ नहीं है। एल रॉन हब्बर्ड ने 1950 की दहाई के अवाइल में मुशाहदा किया और बताया कि इंसान सिर्फ एक मुश्किल माहौल की मौजूदगी में अजीब तौर पर काफ़ी पनपता है। यानी इंसान की सलाहियतें मुश्किलात और मसाइब में निखरती और परवान चढ़ती हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि इत्मीनान मौत है। इकबाल ने कहा था, सुकून हाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगय्युर को है ज़माने में। अगर आप मुस्तकिल तौर पर चैलेंजेस को फतह कर रहे हैं तो आप खुश हैं। आपके चैलेंजेस आपको मुतहर्रिक रखते हैं, वो आपको ज़िंदा रखेंगे। अपने टैंक में शार्क रखें और देखें कि आप वाकई कहाँ जा सकते हैं। अगर आप सेहतमंद, कम उम्र और मुतहर्रिक नज़र आते हैं तो यकीनी तौर पर आपके टैंक में शार्क मौजूद है। शार्क को अपनी ज़िंदगी में मौजूद रखिए। ये एक हकीकत है कि कुदरत को जब किसी से कोई बड़ा काम लेना होता है या कोई बड़ा मुकाम देना होता है तो उसे मुश्किलात और नाकामियों की भट्टी में जलाकर कुंदन बनाती है, क्योंकि हौसलामंद और मजबूत लोग ही बड़े काम कर पाते हैं। सादिक हुसैन का शेर है ना कि तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इकबाल ने भी इस हवाले से हमारी रहनुमाई की है। वो फरमाते हैं कि है याद मुझे नुक्ता सलमान खुश आहंग, दुनिया नहीं मर्दाने जफाकश के लिए तंग। चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस, जी सकते हैं बेरोशनिए दानिशो फरहंग। कर बुलबुलो ताउस की तकलीद से तौबा, बुलबुल फ़कत आवाज़ है ताउस फ़कत रंग। इकबाल ने इन अशार में फ़ारसी के शायर मसूद साद सलमान के किसी शेर की तरफ इशारा किया है, जिसमें उसने कहा कि मुश्किलें बर्दाश्त करने और मेहनत की आदत अपनाने वाले लोग इस परेशानी वाली दुनिया में भी अपना रास्ता बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए दुनिया के मसाइब से परेशान होने की बजाय इनको अज़म और हिम्मत से बर्दाश्त करने की आदत डालनी चाहिए। ज़रब कलीम में ज़ब्त के नाम से अशार में इकबाल ने यह भी कहा है कि तरीके अहले दुनिया है गिला शिकवा ज़माने का, नहीं है जख्म खाकर आह करना शान दरवेशी।
یہ نکتہ پیر دانا نے مجھے خلوت میں سمجھایا کہ ہے ضبط فغاں شیری فغاں رباہی و میشی۔ حالات کا رونا رونا اور قسمت کو کوسنا بزدلوں کا شیوا ہوتا ہے، زخم کھا کر آہ کرنا بھی شان درویشی کے خلاف ہے۔ رومی نے مجھے خلوت میں یہ نکتہ سمجھایا ہے کہ آہو بقا کو روکنا شیری اور آہو بقا کرنا بزدلی اور کمزوری ہے۔ پچھلے اشعار کی طرف آتے ہیں۔ ہے یاد مجھے نکتہ سلمان خوش آہنگ، دنیا نہیں مردان جفا کش کے لیے تنگ، چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس، جی سکتے ہیں بے روشنی دانش و فرہنگ۔ فرہنگ تہذیب اور کلچر کو کہتے ہیں۔ اگر انسان میں چیتے جیسی ہمت اور شاہین جیسی جستجو ہو تو وہ کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ ان خصوصیات کی موجودگی میں دور حاضر کے تہذیب و تمدن کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور لوگ تہذیب حاضر کے مراکز سے دور رہ کر بھی اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ پھر اقبال کہتے ہیں، کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ۔ بلبل میں خوبصورت آواز کے سوا اور مور میں خوبصورت رنگوں کے سوا کیا خوبی ہے؟ اقبال کا کہنا یہ ہے کہ کسی ذی حیات کی کسی ایک خصوصیت کو اپنا کر اس کی تقلید شروع نہیں کر دینی چاہیے، بلکہ اپنی شخصیت یا خودی کو پہچان کر اپنی ذاتی صلاحیتوں کے فروغ کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اقبال کے اشعار دوبارہ سن لیجئے۔ ہے یاد مجھے نکتہ سلمان خوش آہنگ، دنیا نہیں مردان جفا کش کے لیے تنگ، چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس، جی سکتے ہیں بے روشنی دانش و فرہنگ، کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ۔